हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डाउन। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज नया चैप्टर ग्रुप 15 एलिमेंट या नाइट्रोजन फैमिली। इसकी बात हम करेंगे। इससे पहले हमने पी ब्लॉक के दो ग्रुप पढ़ लिए हैं, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है, ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कौन कौन सा फिर सुनिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कुल 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसमें जो जो बारीकी है हम सब आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बेटा? वो है आपका NH2NP3। यानी इसके जो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 S में और 3 P में। और ध्यान दिए बेटा, आपको पता है P में 3 ही ऑर्बिटल होता है और यह हाफ फिल्ड स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसको भी ध्यान रखना है। चलिए इसमें बात करते हैं बेटा। ध्यान दिए बेटा, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं नॉन मेटल, और आर्सेनिक और एंटीमनी, AS क्या है? आर्सेनिक, SB क्या है? एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड। जबकि बिस्मथ आपका क्या है? मेटल है। तो इसमें क्या क्या बेटा? नाइट्रोजन फास्फोरस आपका हो गया नॉन मेटल, आर्सेनिक और एंटीमनी आपका मेटलॉइड, और बिस्मथ क्या है? मेटल है। नाइट्रोजन जो है नेचर में मिलता है किस फॉर्म में? मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट में इसको पाया जाता है, साल्टिस फॉर्म। नेचर में तो आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैसेस फॉर्म मिलता है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन अर्थ क्रस्ट में यह मिलता है किस फॉर्म में? यह मिलता है चिल साल्टपीटर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला NaNO3। एक बार पूछा भी गया चिल साल्टपीटर का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है? NaNO3 के फॉर्म में मिलता है। और इंडियन साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। कहाँ? अर्थ क्रस्ट में। नेचर मतलब जो अर्थ क्रस्ट में इसका एबंडेंस है वह इस फॉर्म में है, चिल साल्टपीटर के फॉर्म में और इंडियन साल्टपीटर के फॉर्म में। और बाकी गैस स्टेट में या तो आपको पता है 79% एटमॉस्फेयर पाई जाती है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम उसके। इसकी आयनेशन एनर्जी में आयनेशन एनर्जी होती है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात करते हैं। जब भी टर्म आपको आयनेशन एनर्जी यूज किया जाएगा, इसके मतलब वो आपसे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात कहना चाह रहा है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। आपको बताया था हमने जब आयनेशन एनर्जी पढ़ा था कि वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो जहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है वह कितना स्टेबल है। तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है? हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पी ब्लॉक मतलब पी जो आपका सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल है, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसकी जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होती है वह इससे पहले कौन सा ग्रुप था? 14 ग्रुप के एलिमेंट, और इसके बाद कौन है? 16 ग्रुप के एलिमेंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी इसकी जो आयनेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है, वह कार्बन फैमिली के मेंबर से और ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर से ज्यादा होती है। ओके बेटा, ये ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वही बात कही गई, एनर्जी आयनेशन एनर्जी मच हायर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी क्या होती है? इसकी ज्यादा होती है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए, उसके साथ ही आपको याद भी रखना है। तो यहाँ बात करें देखिए, नाइट्रोजन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि हमने कार्बन में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं की थी। लेकिन नाइट्रोजन हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप शो करता है क्या? -3 क्या है? टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनेशन एनर्जी। ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी और उसकी स्टेबिलिटी क्या और कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी घट रही है और साथ ही आयनेशन एनर्जी घट रही है, इसलिए ग्रुप में नीचे आने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब दूसरा क्या है बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वो क्या है? +3 और +5 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी नाइट्रोजन तो आपका -3 से लेके +5 तक शो करता है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव में वो क्या है? +3 और +5। ओके बेटा, बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस व्हाइल स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी ग्रुप में हम जब नीचे जाते हैं बेटा तो क्या होता है? जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घटती है और +3 वाली स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। और इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है
ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और आपको हम हर बार समझाते हैं और आपको गांठ बांध के रखना है। ग्रुप में नीचे आने पर जो NS इलेक्ट्रॉन है वह उनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी क्या होता है बेटा, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है आपको पता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्यों कम होता है बेटा, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने में क्या होता है, जो हैवियर एलिमेंट है आपके उनके इनर कोर में D10 और F14 कॉन्फिगरेशन आने लगता है। आपको पता है D इलेक्ट्रॉन और F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग स्टेट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो जब उनकी शील्डिंग और शील्डिंग नेग्लिजिबल होगी तो वो इनर इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड या स्टेट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, NS इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस पर ज्यादा होगा, तो ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, क्योंकि S होता है स्फेरिकल, न्यूक्लियस के पास हुआ, तो इसी वजह से ग्रुप में नीचे आने पर NS2 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, NS2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी घटती है। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्ट मतलब रिएक्शन ना करना, पेयर मतलब दो, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप में नीचे आने पर क्या, दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला भाई 2 कम हो गया भाई, +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो 2 कम करने पर +3 हो जाए। ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है, +5 की स्टेबिलिटी घटेगी और +3 की बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बात करते हैं, बिस्मथ जो है वह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होगा देन एंटीमनी, सीधी बात है। क्यों बेटा देखिए बिस्मथ सबसे नीचे है, इसके ऊपर एंटीमनी है, तो एंटीमनी का +5 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बिस्मथ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ में सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट होगा, क्योंकि बिस्मथ क्या है, लास्ट एलिमेंट है। तो लास्ट एलिमेंट में जो हैवीएस्ट एलिमेंट है किसी ग्रुप का पी ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रिडोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ओके बेटा, अगला पॉइंट क्या है, बिस्मथ एक कंपाउंड बनाता है जिसमें +5 ऑक्सीडेशन शो करता है, कौन सा बेटा, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड इकलौता 5 वैलेंसी वाला बिस्मथ का कंपाउंड, इसमें इसकी क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ शो करता है। कंपाउंड विच हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कोवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर कोवेलेंट देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो कंपाउंड जिसमें आपका नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, वो वाला कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड होगा, मतलब कोवेलेंट उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उसके जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। पता बेटा ऑक्सीडेशन ज्यादा है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर, कैटायन हुआ, कैटायन फॉर्म करे यदि प्लस में क्या कैटायन हुआ, तो कैटायन आपका जो है उसमें आपको हमने सिखाया था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ती है वैसे क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके बेटा, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हम सिखाएंगे भी तो कुछ चीजें। हाँ बेटा देखिए, नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कहां से कहां तक, -1 से लेकर +5 तक। कैसे, देखिए NH2OH की बात करें हम बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, क्या बेटा -1, और N2H4 में कितना है, इसमें आपका है -2, NH3 में है -3, नाइट्रोजन में क्या है एलिमेंटरी स्टेट में है तो 0, N2O में है ये +1, NO में है ये +2, N2O3 में है +3, नाइट्रोजन की स्टेट में N2O3 में +3 स्टेट में है, N2O4 में है ये +4 स्टेट में, N2O5 में है +5 में। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वर्सटाइल है बेटा, वो -1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट अलग शो करता है नाइट्रोजन अलग अलग कंपाउंड्स में। अगला पॉइंट देखिए बेटा, फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस आर नॉन कंडक्टर, मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि बिस्मथ क्या है, मेटल है, और जब मेटल है तो क्या होता है बेटा, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिस्मथ आपका क्या बेटा मेटल है तो वह एक अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, यानी एलिमेंट का अपने ही सेम एटम से कंबाइन होकर गेंड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन पावर किसकी है, कार्बन की है। लेकिन हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में जो है जो कैटिनेशन पावर है वो सबसे ज्यादा किसकी है, फास्फोरस की, उसके बाद नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। बिस्मथ और एंटीमनी में लगभग नेग्लिजिबल होती है कैटिनेशन पावर, तो फास्फोरस, देन नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक बात करें, ये ऑर्डर है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एलिमेंटल स्टेट। स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी एलिमेंटल स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है, और उसके बाद जो है
एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पर आता है, रिएक्शन पर भी आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं एलिमेंटरी स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा। क्या है कंडीशन? बेटा नाइट्रोजन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, नाइट्रोजन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी होती है कि वह पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जबकि हायर जो एलिमेंट है, जो हैवी एलिमेंट है, उन वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। वो क्या है? पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते। बट अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों नहीं करते बेटा? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है कि एलिमेंटरी शेप में रहते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में तो क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि फास्फोरस में क्या होता है? एक फास्फोरस एटम दूसरे फास्फोरस एटम से सिग्मा बॉन्ड जो होता है, उस पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। तो देखिए तो नाइट्रोजन का है वो क्या बेटा? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, और N2 में क्या होता है? N2 होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। और फास्फोरस क्या बेटा? ये क्या है? ये डायटोमिक। और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। थोड़ा डिस्कस करते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस कैसे होता है? P4 फॉर्म में। कैसे होता है? P4 फॉर्म रहता है। और देखिए आप बॉन्डिंग क्या देखिए P4 की, फास्फोरस और ये फास्फोरस, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड। इसके बाद क्या बचा बेटा? टोटल 4 लोन पेयर होते हैं। इसके मतलब क्या हुआ? टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड और 4 लोन पेयर होता है। और साथ में क्या होता है? यहाँ पर किसका है? ये व्हाइट फास्फोरस। कौन है? व्हाइट फास्फोरस का है। व्हाइट फास्फोरस का है स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? 4 फास्फोरस एटम, 4 p एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या होता है? P4 जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला है। उसमें क्या होता है कि फास्फोरस एटम जो होते हैं टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर पर एक फास्फोरस एटम रहता है, और वो आपस में टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड जुड़े होते हैं। और इसके बाद बचता क्या? देखिए वैलेंसी पूरी है। फास्फोरस की वैलेंसी बेटा देखिए 1 सिग्मा, ये दूसरा 3 सिग्मा हो गया, और 2 लोन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंसी में। इसके बाद देखिए 1 2 3 एक लोन पेयर। इस वाले पर देखिए बेटा 1 2 3 ये है एक लोन पेयर। तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कितना उसने इलेक्ट्रॉन किया? जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे उसके पास p सबशेल में, वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर दिया, और ऐसा इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा लोन पेयर अवेलेबल है। तो होता क्या बेटा? इसमें होता है एंगल स्ट्रेन। कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल? इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल होता है इसका 60। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक होता है 60 डिग्री, जिससे क्या होता है इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है,
वह एयर के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। इसीलिए जो व्हाइट फॉस्फोरस का स्टोरेज है वो कहाँ करता है, उसको हमेशा पानी में रखते हैं ताकि वो एयर के संपर्क में ना आए, नहीं तो क्या बढ़ता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ओके, तो क्या होगा, स्ट्रेन, हैंस मोर स्ट्रेन, हैंस मोर स्ट्रेन, उससे क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। क्योंकि जब उसके पास स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, वो जल्दी अपना स्ट्रेन खत्म करने जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है। इसे कॉपी कर लो बेटा, कॉपी हो गया, इधर कॉपी हो गया बेटा आपका सेट का। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उनके कंपाउंड्स के बारे में। इस पे तो क्वेश्चन आता है, हाइड्राइड, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, उनके स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, इन सब चीज़ों में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। उनमें जो पीछे उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसकी बात हम करेंगे और समझेंगे कैसे चीज़ें हम याद रखेंगे, किस तरह समझ के उसको तैयार करेंगे। अगला बेटा आपका है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग से करेंगे, ये क्या कंडीशन है, किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा। देखिए नाइट्रोजन के पास जो होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड और 1 लोन पेयर। और आपको ये पता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसका फर्क क्या पड़ा उसका, कि नाइट्रोजन जो मैक्सिमम उसकी कोवेलेंसी होती है वो होती है 4। भाई 3 तो वो लोन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और दूसरा उसका लोन पेयर है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके वह टोटल 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है। जबकि उसके उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट्स में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो वो अपनी वैलेंसी 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे बेटा, या तो अपना s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दें तो क्या हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 वैलेंसी उससे हो गई। दूसरा क्या है कि जो उनका वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें कोई अपना लोन पेयर डोनेट करके भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, जबकि उससे हाई एलिमेंट्स की वैलेंसी 5 कोवेलेंसी और एक क्वाड्रेंट बॉन्ड बना के 6 कोवेलेंसी को शो कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो हैवी एलिमेंट है उनकी बात करें तो ठीक है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन शो मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी, कैसे कैसे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा क्या होता है, ड्यू टू absence of vacant d orbital, ड्यू टू absence of, इसमें vacant d orbital नहीं होता है, ड्यू टू absence of vacant d orbital नाइट्रोजन cannot extend valency बियॉन्ड 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो वह अपनी वैलेंसी कभी भी 4 से आगे नहीं ले सकते, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड वो नहीं कर सकते। जबकि वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप do show due to presence of vacant d orbital, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन उसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है इस ग्रुप के वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या करें बेटा, वो जो आपका s इलेक्ट्रॉन था उसको भी एक्साइट कर देंगे तो वह कहाँ है, खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल वैकेंट वहां चला जाएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 5। और यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर डोनेट करे तो वैलेंसी वो 6 एक्सटेंड कर सकता है। जैसे देखिए
हाँ स्टैंड टू एंड शो 5 और 6 कोवैलेंसीज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोरस Pf6 माइनस, और इसमें है क्या Pf5 है और उसमें F माइनस ने क्या कर दिया, अपना लोन पेयर दे दिया। यानी ये कंपाउंड क्या है, ये आपका Pf5 था और F माइनस ने क्या किया, अपना लोन पेयर को डोनेट कर दिया। तो ये क्या बन गया, रिजल्टेंट क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया Pf6 माइनस। ठीक है, और क्या बात करें इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप का पहला नंबर है, आपको पता है पी ब्लॉक में हमने डिस्कस किया एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। वहाँ कोई कंडीशन थी, पहला नंबर था तो उसका साइज छोटा, एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से वो कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है, उसको अलग से डिस्कस करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कार्बन में भी एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का वही है, अपने ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैटनेशन पावर उसकी सबसे ज़्यादा थी। तो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट शो करता है। वही बात यहाँ भी है बेटा, नाइट्रोजन भी अपने ग्रुप का फर्स्ट नंबर है, उसका साइज छोटा है, एनर्जी ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होती हैं अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से। उसी की बात हम करने जा रहे हैं। तो इसका कॉपी हो गया, हम लोग डिस्कस करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ या एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज अलग शो करता है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या है उसकी बात हम करते हैं बेटा। तो इसमें देखिए क्या है नाइट्रोजन का, पहली बात है स्मॉलर साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी, और क्या बेटा हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एंड absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital, और क्या है ability to form p pi bond with itself and with other elements having small size and high इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, कार्बन का साइज छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, पी पाई बॉन्ड बनाने की उसकी टेंडेंसी होती है किसके साथ, खुद के एलिमेंट के साथ, जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और स्मॉल साइज के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जैसे कार्बन ऑक्सीजन, इन सब के साथ क्या करता है, वह पी पाई बॉन्ड भी फॉर्म करता है, जो कि बाकी एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। आगे बात करें बेटा क्या है, नेक्स्ट क्या है, heavier elements do not form p pi bond as their atomic orbital are so large।
जो हैवी एलिमेंट है जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते क्योंकि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइज ज्यादा होगा तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वह क्या होगा, वह ओवरलैपिंग एरिया इनसफिशिएंट होगा। तो क्या होगा, बॉन्ड बनते भी होंगे तो क्या हो जाएंगे, होते होंगे, ब्रेक होके वह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया तो ज्यादा नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, ठीक। अब इसमें जो एक अगला पॉइंट हम लिखवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है जो आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, सिंगल एन बॉन्ड एन, यानी एन सिंगल बॉन्ड एन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन में क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन हम उसके सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। एन सिंगल बॉन्ड, एन बॉन्ड इज वीक देन सिंगल पी बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है बेटा, because of high inter-electronic repulsion of non-bonding electron। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट का कहना क्या है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया आपका, तो कॉपी कर लिया। तो मैं बड़ा आपको फिगर बना के दिखाते हैं तो आपको आएगा, मतलब उसका मॉलिक्यूल बना के दिखाएंगे तो उसमें आएगी। ऐसा कहना है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है वह लेस स्टेबल रहेगी, लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। ऐसा क्यों है तो देखिए बेटा, जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड कैसे होता है भाई, ये था आपका फॉस्फोरस, लेकिन इसके पास क्या होता है, लोन पे होता है, जस्ट बगल में होता है भाई। क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर शेल कम है ना, क्योंकि साइज पी का क्या होता है, छोटा होता है 2p का, और यहाँ पर क्या है 3p है, तो दूरी ज्यादा है। तो दूरी ज्यादा तो लोन पे इसके पास भी होता है, लोन पे इसके पास भी है। तो यहाँ पर लोन पे रिपल्सन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो लोन पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यहाँ पर क्या है, लोन पे रिपल्सन होगा लेकिन कम क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है भाई। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना है इसमें, ये बॉन्ड भी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है। तो जब इसमें भी पी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है और इसमें भी पी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में ही तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपसे कौन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव अपोजिट स्पिन। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो 3p के बीच हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बनेगा, और यहाँ पर 2p और 2p की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2p का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम, तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा। यहाँ 3p का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो लोन पेयर रिपल्सन कम, इसीलिए यह बॉन्ड वीक है। सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखिए हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, यह बॉन्ड वीक है और ये वाला उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कॉपी कर लिए बेटा, कॉपी कर जाएगा। अब देखिए आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करें जा रहा है बेटा, क्या है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन बेटा डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, पहले तो उसका बड़ा डी ऑर्बिटल होते नहीं है, फॉर्म कैसे करेगा। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज heavier elements जैसे कौन बेटा, R3p डबल बॉन्ड हो, R3p डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या है p पाई d पाई बॉन्ड होता है। और समझिए बेटा ध्यान से, phosphorus and arsenic also form d पाई किसके साथ, विथ ट्रांजिशन मेटल्स when their
compounds, when their compounds like triphenylphosphine C6H5 कर दें बेटा, C6H5 and triphenyl arsenic act as ligand। तो फॉस्फोरस और सिलिकॉन डी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। कब बनाते हैं बेटा? जब यह इस तरह का कंपाउंड बनाए, कौन सा? ट्राइफेनिलफॉस्फेन C6H5 ट्राइस P या ट्राइफेनिल आर्सेनिक। इसमें क्या होगा बेटा? जब ये बिहेव एज अ लिगेंड करेंगे तो क्या होता है लिगेंड में? लिगेंड जब होंगे तो ये लोन पेयर अपना देंगे, लोन पेयर देते हैं सिग्मा से और बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तब तो सिनर्जी इफेक्ट होता है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर फॉर्म होगा डी पाई बॉन्ड, किसका? डी ऑर्बिटल फॉस्फोरस और आर्सेनिक का, और डी ऑर्बिटल किसका? ट्रांजिशन मेटल का, जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? डी पाई बॉन्ड। तो डी पाई बॉन्ड या डी पाई बॉन्ड यह नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड आयन, Na3 minus and form ionic nitride फॉर्मूला क्या होता है आपका? Li3n Mg3n। नाइट्रोजन बेटा ट्राई निगेटिव एनायन भी फॉर्म करता है, N3 माइनस नाइट्राइड आयन, और वह एल्कली मेटल और अर्थ मेटल के साथ, आपको याद हो तुमने वहां पढ़ा भी था, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम क्या है? डायगोनल पे हैं, इसलिए लिथियम के बाकी जो अदर एलिमेंट है वो फॉर्म नहीं करते नाइट्राइड, सिर्फ लिथियम फॉर्म करता है। एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम बनाता है नाइट्राइड L3n, और अल्काइल अर्थ मेटल बनाते हैं Mg3n2 नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। जबकि इसके अलावा जो बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वह ट्राई निगेटिव एनायन फॉर्म नहीं करते। फॉस्फेट बेटा बनाता भी है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि नाइट्रोजन ट्राई निगेटिव एनायन फॉर्म करता है। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट सीरीज, क्या? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, जिस पर सबसे अधिक कॉन्सेप्ट बनता है और क्वेश्चन भी इस पर खूब आते हैं, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। बेटा कॉपी कर लिया बेटा? ओके, अब हम आपको स्टडी में मजा आएगा, इसलिए टॉपिक पढ़ने में आपको ये सब ऐसे मजा आता है कि इसमें बेटा बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, और आपने बॉन्डिंग इससे पहले पढ़ रखा है, तो जब आप चीज़ें समझ में आती हैं तो अच्छी लगती हैं। जब लगता है अगर इसको भी रटना है, इसको भी रटना है, तो थोड़ा बोरियत होती है, लेकिन जब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल में आती हैं तो अच्छी लगती है। तो हम लोग नाइट्राइड पढ़ेंगे, मतलब हाइड्राइड पढ़ेंगे, फिर हैलाइड्स पढ़ेंगे, फिर ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, फिर ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन आते हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लिखिए डायरी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। तो पहले ध्यान दिए थे, समझिए, all elements form ट्राइहाइड्राइड, जैसे NH3, PS3, ESH3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, SbS3 और BiS3। ये तो बात हो गई बेटा। अब अगला नोट करके ध्यान रखिए आप, नोट में क्वेश्चन आता है कि ट्राइहाइड्राइड तो बनाते हैं, लेकिन पेंटाहाइड्राइड क्यों नहीं फॉर्म होता? तो नोट करके लिखिए, पेंटाहाइड्राइड नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजन, पेंटाहाइड्राइड not formed by hydrogen due to very small size and low electronegativity
it cannot stabilize higher oxidation state, higher oxidation state। हाइड्रोजन पेंटाहाइड्राइड इसलिए नहीं बनाता नाइट्रोजन फैमिली के साथ क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और ग्रेटर साइज के एलिमेंट के साथ पेंटाहाइड्राइड फॉर्म नहीं कर पाता। क्यों नहीं करता? साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। थोड़ा जिसको पेंटाहाइड्राइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक साइड मतलब आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन है उसको वैकेंट में भेजना पड़ेगा। नाइट्रोजन तो बना ही सकता, उसके पास तो संभावना ही नहीं है। बचा कौन? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और हाइड्रोजन साइज बहुत छोटा होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, फिर उसका साइज कम, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, इसीलिए पेंटाहाइड्राइड नोन नहीं। ओके बेटा, अब आते हैं अगले मुद्दे पर जो यहाँ से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन भी यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। देखिए बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी, और ध्यान समझिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? वो है आपका NH3 सबसे अधिक स्टेबल, देन PH3, देन ASH3, देन SBH3, देन BIH3। बहुत ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा है बेटा आप। इधर बड़ा कॉपी हो गया। सर कहना कि जो ट्राई हाइड्राइड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर बॉन्ड ब्रेक होने की बात कर रहा है भाई, टूटे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हीट करने पर बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगा? आपको इससे पहले बताया था कि हाइड्राइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वह ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। सभी के लिए, चाहे आपका बोरॉन फैमिली हो, चाहे कार्बन फैमिली हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बढ़ेंगे, तो हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे आने पर घटती है। क्यों घटती है बेटा? हाइड्राइड में हाइड्रोजन का साइज तो फिक्स हो गया, लेकिन ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम में जो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उसका साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जैसे देखिए सिंपली आपको समझाना चाहते हैं, देखिए यदि हम बात करें नाइट्रोजन, एक ऑब्जर्वेशन के लिए है बेटा, आप इसको, ये फास्फोरस का है, और हम बात करें एंटीमनी का, ये ना होगा भाई, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हुई है इसका तो 1s इन्वॉल्व है, यहाँ पे इसका कौन सा है? 2p, यहाँ पे 3p और 1s में बॉन्ड है, यहाँ पे 4p और 1s में बॉन्ड है, यहाँ पे 5p और 1s में बॉन्ड है, बीच में 6p और 1s में बॉन्ड होगा। तो जब 2p से बड़ा होगा 3p का साइज, 3p से बड़ा होगा 4p का साइज, 4p से बड़ा होगा 5p का साइज, एंड सो ऑन। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? टेंपरेचर जल्दी ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड तोड़ना आसान है क्योंकि बॉन्ड वीक है, उससे कठिन इस बॉन्ड को, उससे कठिन इस बॉन्ड को, उससे कठिन इस बॉन्ड को, यानी कहा है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है थर्मली इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला स्टेबल है इससे, ये वाला स्टेबल है इससे, और ये वाला स्टेबल होगा बिस्मुथ ट्राइहाइड्राइड से। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है, NH3 देन PH3 देन ASH3 देन SBH3 देन BH3। ये तो बात बेटा पूछा आपसे क्या है, ध्यान दिए, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में जाने पर घटती है। तो बेटा हुआ क्या, जब आपका BiH3 बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम है तो इसकी मतलब ये हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है? जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और रिड्यूसिंग में हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। तो रिड्यूसिंग करैक्टर का क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें हम, इसका मतलब ग्रुप निशान क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी NH3 से ज्यादा पावरफुल है PH3, उससे ज्यादा पावरफुल है ASH3, उससे ज्यादा पावरफुल है SBH3 और उससे ज्यादा पावरफुल है BiH3। क्या? प्रोड्यूसिंग एजेंट का NaCl ग्रुप में निशान पर क्या होगा? प्रोड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा। मुझे तो आपको समझ आने लगा भाई, थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर उसका जस्ट रिवर्स होगा। अगर थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन बहुत मुश्किल से देगा रिडक्शन के लिए, जो थर्मली कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, वो उतनी आसानी से हाइड्रोजन देगा फॉर रिडक्शन। ओके बेटा, अभी कर लीजिए अगला क्या है? बेसिक नेचर, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं।
बेसिक नेचर, बेसिक नेचर यानी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको देखिए बेटा, आप ध्यान दीजिए कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो ग्रुप में नीचे आने में क्या होगा, घटेगी। ग्रुप में जाने में क्या हो जाएगी, घटेगी। क्यों घटेगी, मुद्दा यह था सर घटेगी क्यों, समझिए। आप सोचेंगे सर ग्रुप में नीचे आने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो लोन पे देने टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ग्रुप में जाने पर घटेगी, बेटा इसलिए घटेगी कि ग्रुप में जब हम नीचे आएंगे तो जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है, तो वह क्या करता है, उसका लोन पेयर जो डिलोकलाइज होता है उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जब उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल को डिलोकलाइज कर सकता है तो लोन पेयर देने टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। और नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो लोन पेयर उसको देना ही देना है। तो उसमें बेसिक नेचर है वो क्या है आपका, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका NH3, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3, देन BiH। ओके ठीक है बेटा। और अगला नोट लिखिए जो ध्यान रखना है आपको, only NH3 form hydrogen bond by hydrides but hydrides of other elements does not form H bond। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग बॉन्ड पढ़ा था, क्या होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ा हो नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। दो तरह हम लोग पढ़े थे, कौन से, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ कौन सा बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी अमोनिया जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके अलावा आपका फॉस्फीन, आर्सिन और बाकी जो हाइड्राइड हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि उनकी जो एसेंशियल कंडीशन है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, वह फुलफिल नहीं होती है, इसलिए वह क्या बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। आइए देखते हो बेटा, तो उससे हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, इससे चेंज क्या है इसका, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग melting point of NH3 is the highest among hydrides of group 15 elements। क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैसी ही बात है, वंडरवॉल फोर्स देखिए सारे मॉलिक्यूल्स में लगता है, तो वंडरवॉल के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ा है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका लगेगा, वंडरवॉल लगेगा, तो मॉलिक्यूल के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो आप उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी देकर आप मेल्ट कर रहे हैं उसको। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे, टेम्परेचर देकर, तो आपको ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है हाइड्राइड में, ग्रुप 15 के हाइड्राइड में जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वो क्या होता है, वो आपका NH3 का सबसे ज्यादा, देन SbH3, देन ASH3, देन PH3। अब मुद्दा है सर आप तो नाइट्रोजन का तो ठीक है, इसके बाद कैसे मामला बदल गया, इसके बाद मेरा मामला ऐसे बदल गया कि देखिए बेटा, यहां से हुआ क्या कि यहां पर जो फैक्टर लग रहा है अमोनिया में, वो क्या है, वहां लग रहा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है यहां पर, ठीक है, प्लस वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई इस जगह पर दो बॉन्ड वर्क कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, साथ ही वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहा है। और जो यहाँ आपका ट्रेंड है इसमें क्या है, यहाँ लग रहा है सिर्फ
वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उठा यदि हम इन तीनों में SB, S3, AS3 और PS3 में ऑर्डर इसलिए है कि वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर, वो किसके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो SB, S3 का क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है इन तीनों में, इसीलिए SB, S3 का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद AS3 और सब PS3 का सबसे कम। और NH3 का क्यों सबसे हाईएस्ट हुआ, क्योंकि NH3 में होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवॉल दोनों, इसलिए सबसे ज्यादा NH3 का और सबसे कम PS3 का, क्योंकि यहाँ लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वंडरवॉल और इन तीनों में वंडरवॉल लगता है, और PS3 में वंडरवॉल फोर्स वीक होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। देखिए वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट देन ये कॉपी कर लिया बेटा। अगला पॉइंट इसका करें किधर का होगा बेटा, कॉपी कर लिया बेटा। अब बात की जाए बेटा ट्राइहाइड्राइड के बॉन्ड एंगल की और डायपोल मोमेंट की बात की जाए तो देखिए यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा, तो NH3 का सबसे ज़्यादा, देन PS3, देन ASH3, देन SBH3, इन चारों में कुछ आता है। क्यों ज़्यादा होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उसके बाद फॉस्फेन का, देन आर्सेन का, देन एंटीमनी का, ट्राइहाइड्राइड का। ऐसा इसलिए होता है बेटा, थोड़ा समझिए, हम फिगर बना के समझाएंगे तो बात समझ आएगी। देखिए लोन पेयर सबके पास देखिए ये आपका नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। फॉस्फेन का देखिए बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गया तो बॉन्ड एंगल एक बार समझ में आ गया किसी एक के लिए तो बाकी सबके लिए आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए बेटा आपके पास एक लोन पेयर है, आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उससे कम होती है फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहाँ होगा, वो होगा ब्लू पेन से कर तो आपको आएगा, वो आपका नाइट्रोजन के पास होगा। बहुत ध्यान देखिए बेटा, वहां आपको पीछे में उम्मीद दिख रहा होगा, दिख रहा है ये ब्लू मार्कर से हमने बनाया है और यहाँ पर थोड़ा उससे दूर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, थोड़ा फॉस्फोरस से दूर हुआ। आर्सेनिक में और कम हो गया तो और दूर हो गया। लोन पेयर का इफेक्ट तो कॉमन है तीनों में, लेकिन देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर इसको इस तरह देखिए, यदि ये आपका है भाई दो बॉन्ड एंगल की बात करें, ये आपका नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिए ये नाइट्रोजन है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा यहाँ पर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर होगा। जब यहाँ पर होगा तो रिपल्सन यहाँ देगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन NH3 में क्या है, ज्यादा है। वही जब PS3 में जाएंगे तो बॉन्ड पेयर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया तो रिपल्सन कम, ASH3 में और नीचे हो गया तो रिपल्सन और कम, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन NH3 में जो होता है वो ज्यादा होता है बिटवीन बॉन्ड पेयर, इसीलिए उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, क्योंकि बॉन्ड पेयर होता है इसी तरह नाइट्रोजन की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ इसके पास होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, फॉस्फोरस उससे कम है तो थोड़ा दूर हुआ, आर्सेनिक उससे भी कम है थोड़ा और दूर हुआ, एसबी उससे कम है तो और दूर होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पर सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, ओके बेटा इसे कॉपी कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। अगला जो पॉइंट हमारा है वह है डाईपोल मूवमेंट का। डाईपोल मूवमेंट का ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड का वही है, ये डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो NH3 का सबसे ज़्यादा, देन PS3, देन ASH3, देन SBH3। ये ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ कौन सा डॉक्टर काम कर रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, हेंस डाईपोल मूवमेंट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, सेंट्रल एटम किसकी घट रही है ये भी ध्यान रखिए। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें देखिए तुमने लिखा है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घट रही है किसकी, सेंट्रल एटम की, जिससे क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा। इसे कॉपी कर लिया, फिर हम देखें अगला पॉइंट। क्वेश्चन और जो अक्सर पूछा जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर कॉपी हो गया, पूछता है बेटा NF3 और NH3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आता है NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि पता है डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू। अब ये पूछ सकता है बेटा, ये आपको देकर पूछ सकता है क्या ये सही है, और साथ में यदि सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक। हाँ देखिए, तो ध्यान दीजिए, हम इसको पहले इसका बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बहुत कूल होकर समझिए। ये समझ में एक बार आपको चीज आ गई तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। दूसरा बेटा क्या आपका NF3 है, तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ओके बेटा। आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंटम है। यदि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक से ज्यादा यदि बॉन्ड है तो सारे बॉन्ड मोमेंटम और लोन पेयर मोमेंटम का जो वेक्टर सम होता है वह होता है डायपोल मोमेंट, यानी ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ से भाई लोन पेयर तो यहाँ पर एक है ही है, इसके पास भी है, इसके पास भी नाइट्रोजन तो है ही है। अब यहाँ देखिए इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम का डायरेक्शन ये, इस वाले बॉन्ड का डायरेक्शन इधर, इस वाले का भी इधर, लोन पेयर का भी इधर है। तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक। इसकी म्यू की वैल्यू होती है 1.4642 लिखी रहती है, ठीक है, ओके। डी वाई इसका देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर क्या इस बॉन्ड में भाई जो एरो होता है, डायरेक्शन होता है, उसका क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होता है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी आता है, फ्लोरीन की, तो बॉन्ड मोमेंटम इसका किधर डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन होगा, फ्लोरीन की तरफ। इस वाले बॉन्ड का इस डायरेक्शन में, इस वाले बॉन्ड का इस डायरेक्शन में, और लोन पेयर क्या है, सेंट्रल एटम से होते हुए लोन पेयर की तरफ होता है इसका, तो इसका इधर। देखिए ये क्या था, सम अप हो रहा था, एडिशन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड नीचे तरफ, इसका रिजल्टेंट यहाँ नहीं आएगा, और वो वाला क्या है अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। इसका जो डायपोल मोमेंट कितना बेटा, इसका डायपोल मोमेंट है 0.24, इसका म्यू है 0.24 डी, क्योंकि यहाँ हुआ सब्सट्रैक्शन और यहाँ हुआ एडिशन। तो डायपोल मोमेंट किसका आता है, NH3 का आता है, और F3 का कम है। बॉन्ड एंगल की बात भी आती है कभी, बॉन्ड एंगल की बात करें, वो भी आपका NH3 का ग्रेटर होगा NF3 से। कैसे बेटा आपको पता ही है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा, तो बॉन्ड पेयर परसेंट कम। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर यहाँ होगा, तो बॉन्ड पेयर परसेंट ज्यादा होगा किसमें, अमोनिया में, एज कम्पेयर टू NF3 में, इसलिए बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज मोर देन NF3। समझ में आ गया, नहीं है, फिगर बनाता हूँ, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा आप बोले ओके सर समझ में आ गया। देखिए ये है बेटा आपका लोन पेयर, दोनों में है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे इसके पास रहेगा ना, ये ब्लैक से बना बेटा। इसमें क्या है, इसमें आपका फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे इसके पास, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर बॉन्ड पेयर NH3 में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए जगह बहुत कम है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड थोड़ा फैल जाएगा। इस जगह पे क्या है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर है तो रिपल्सन कम है, बॉन्ड एंगल NF3 का कम होगा और NH3 का ज्यादा होगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आपका एक और है, बॉन्ड एंगल ऑफ PF3 का ज्यादा होगा किससे, PH3 से।
PF3 का ज्यादा होगा PF3 का, उल्टा देखिए यहाँ पे NH3 का ज्यादा होगा NF3 से, जबकि यहाँ पर PF3 का ज्यादा हो रहा है PH3 से। क्यों ज्यादा होगा? तो देखिए कि होता क्या है और समझिए ध्यान से। फास्फोरस के पास बेटा क्या होता है, उसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है उसके पास? होता है, सुन लीजिए बेटा ध्यान से, फास्फोरस के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिससे उसने क्या किया, ये जो लोन पेयर थे इसके पास, उसने क्या किया, इसको दे दिया। तो जिससे क्या होता है, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। किस बॉन्ड में? पीएफ बॉन्ड जो है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें दो, इसमें दो, इसमें यहाँ, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ऐसा नहीं किसी में होगा, यह डिलोकलाइज होता है। क्या होता है? यह होता है डीलोकलाइज। बहुत ध्यान समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, उस पर भी ऑप्शन बने रहते हैं, ज्यादा के लिए लिखा जाता है। तो क्योंकि फास्फोरस के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए जो आपका फ्लोरीन है वो अपना लोन पेयर उसमें देता है, जिससे पीएफ बॉन्ड पर डेवलप होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या डेवलप होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होता है, इसीलिए पीएफ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पीएच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में, इसीलिए PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, PH3 का कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और इसको गार्ड बांध के याद करते रहिए, समझते भी रहिए और उसको अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी बेटा कर लिया। अब आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है बेटा, हर चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। कॉपी कर लिया बेटा, रख दो उसको। अब अगला लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स में क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स तो क्या बेटा, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई हैलाइड्स EX3। हमने बेटा रिप्रेजेंट किया, किससे कंफ्यूजन होगा, एग्जांपल आपको लग जाएगा, MX3 लिखते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है। उसमें बेटा आपको पॉइंट ध्यान रखने क्या बेटा, पहला पॉइंट देखिए, ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ these elements except NBr3 and Ni3 are stable। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, क्या कहना है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। कॉमन फॉर्मूला क्या है, MX3, यानी नाइट्रोजन का होगा तो NH3, फास्फोरस का होगा PX3, आर्सेनिक होगा AX3, एंटीमोनिक होगा SbX3 एंड बिस्मथ होगा तो BiX3। X इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इसमें कहता है सारे ट्राइलाइट तो स्टेबल होते हैं और ट्राइलाइट्स स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मतलब NBr3 और Ni3 ये दोनों स्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते बेटा, देखिए ब्रोमीन और आयोडीन का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। जब बिगर साइज होता है इसका, इसकी वजह से 3 ब्रोमीन और 3 आयोडीन, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो 3 ब्रोमीन या 3 आयोडीन उससे अटैच नहीं हो पाते। जब अटैच होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएंगे। इसीलिए ये स्टेबल कम होते हैं, स्टेबिलिटी कम बनते हैं, लेकिन ये तुरंत मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्राइहैलाइड होते हैं मतलब क्या है, वो स्टेबल है। वो क्या होगा, स्टेबल है। क्यों ऐसा है, यहाँ लिख रहे हैं हम, इनस्टेबिलिटी सही वर्ड नहीं, अनस्टेबिलिटी ऑफ
NBr3 and Ni3 is due to weakness of NBr and Ni bonds because of large size difference between nitrogen and Br। बड़ा क्यों अनस्टेबल होता है NBr3 और Ni3? क्योंकि नाइट्रोजन और ब्रोमीन या नाइट्रोजन और आयोडीन के साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसलिए स्टेबल नहीं होता। ये बात मैंने कही थी। अब बड़ा अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो NF3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम NCl3, उससे कम NBr। ट्राई हैलाइड का देखिए बेटा क्या की प्रॉपर्टी, ट्राई हैलाइड्स आर predominantly covalent in nature और pyramidal structure, pyramidal shape और sp3 hybridized। क्या होता है बेटा, तो ट्राई हैलाइड्स होते हैं, वो होते हैं पिरामिडल शेप के, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए ट्राई हैलाइड्स का, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने जरूरत नहीं है। आपको ध्यान है कि नाइट्रोजन फैमिली के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आपने sp3 लिख दिया। शेप पूछा, शेप क्या बेटा, पिरामिडल है, वो लिख दिया। और स्टेबिलिटी सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बेटा। देखिए इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि BiF3 SbF3 क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। यानी बिस्मथ का ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी का जो ट्राइफ्लोराइड होता है वो क्या होता है बेटा, वो होते हैं आयनिक, जबकि बाकी सारे ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए बेटा, ये सब पॉइंट सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सेप्ट NF3 and PF3, except NF3 and PF3, the trihalides of these elements, except NF3 and PF3, the trihalide of these elements are readily hydrolyzed by water। यानी NF3 और PF3 को छोड़ दें तो बाकी ट्राइहैलाइड वाटर के साथ क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज होते हैं। तो ये क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा क्यों ऐसा होता है। तो NF3 is not hydrolyzed due to lack of vacant d orbitals in nitrogen and fluorine। NF3 तो बड़ा इसीलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि ना ही नाइट्रोजन में और ना ही फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं। और आपको हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट पता है कि हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है वाटर मॉलिक्यूल में, जो वाटर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर है वह सेंट्रोएटम से जुड़ना चाहिए। जुड़ेगा कब, जब उसको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, तभी तो लोन पेयर जुड़ने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। लोन पेयर के पास दो इलेक्ट्रॉन, तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल क्योंकि नाइट्रोजन में अवेलेबल नहीं होता और फ्लोरीन में भी नहीं होता है,
तो कभी भी NF3 क्या करता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता, उसका हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर से। अगला जो PF3 उसका क्या रीजन है, PF3 is not hydrolyzed due to strong PF bond as compared to PO। और जो PF3 है वह इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि जो फास्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड के। जो अपना पहला वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बॉन्ड क्यों बनना चाहेगा, इसीलिए PF3 की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। और NH3 का इसलिए नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए NH3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ये दोनों का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इसका और इसका NH3 और PF3 का। NH3 का रीजन है वैकेंट डी ऑर्बिटल का एब्सेंट होना और PF3 का रीजन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ PF एज कंपेयर टू PO बॉन्ड। ओके बेटा, अगला देखिए एज ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगी, बाकी ट्रेंड क्या है, एज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, NCl3 सबसे ज्यादा, देन PCl3, देन AsCl3, देन SbCl3, देन BiCl3। यह है हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड। और बड़ा ध्यान देखिए, बेसिक नेचर में भी क्वेश्चन आता है ट्राई हैलाइड के, बेसिक नेचर ट्राई हैलाइड के बेसिक नेचर में कई बार क्वेश्चन है, हमने किया है क्वेश्चन। ट्रेंड क्या होगा इसका, NF3 क्या होगा, सबसे पुअर बेस होगा। क्यों होगा बता देता आपको मैंने, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वह डोनर टेंडेंसी कम होगी। तो NF3 सबसे वीक बेस है, उससे स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaCl3 है, उससे स्ट्रॉन्ग आपका NBr3 है, उससे स्ट्रॉन्ग आपका Ni3 है। स्टेबिलिटी कम है लेकिन इसे यहाँ पे पूछा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है तो हम कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन रखा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे जो NF वाला होगा कहाँ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो गई, यहाँ टेंडेंसी ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, Ni3 में सबसे ज्यादा, इसीलिए Ni3 इज मोस्ट बेसिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके बेटा, हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, किधर वाला कॉपी हो गया बेटा, हम लोग आगे डिस्कस करें। अगला पॉइंट बेटा देखिए, कॉपी कर लो बेटा, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया कि आपको समझाया जाए इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है उसका ध्यान रखा जाए और साथ ही कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, ये क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से आ सकता है, तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब आपको ध्यान रखनी है। अगला बेटा नोट करके लिखिए, नोट क्या बेटा, ट्राई हैलाइड्स ऑफ phosphorus arsenic antimony also behave as लुईस एसिड। हम लुईस बेस की बात कर रहे थे लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी के ट्राई हैलाइड्स जो है वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो लोन पे एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड है। बाई कैसे, बाई accommodating the additional pair of electron in the vacant d orbital। यानी आपसे पूछा जाए कि PCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है या दोनों की तरह बिहेव करता है, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा,
दे बिहेव एज बोथ एसिड, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस बेस कैसे बिहेव करेगा? फास्फोरस के पास जो लोन पेयर है वो देकर वो लुईस बेस कैसे बिहेव कर सकता है। और लुईस एसिड का कैसे बिहेव करेगा कि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो उन ऑर्बिटल्स में क्या है, वो बाहर से लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है। तो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड, आर्सेनिक के ट्राई हैलाइड, एंटीमनी के ट्राई हैलाइड, दे बिहेव एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ओके बेटा, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या क्या रहा है, लुईस एसिड की स्ट्रेंथ घट रही है। अगला और क्या पॉइंट है बेटा, लुईस एसिड स्ट्रेंथ increases with increasing electronegativity of halogen। यानी हम बात करें तो PCl3 then AsCl3 then SbCl3, यानी और या फिर PF3 PCl3 PbR3 और PA3। बड़ा क्या है, यह है लुईस एसिड का स्ट्रेंथ है। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, ग्रुप में नीचे आने पर लुईस एसिड का स्ट्रेंथ क्या हुआ, घटता है। यानी फास्फोरस का जो ट्राइहैलाइड होगा वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, आर्सेनिक वाला ट्राइहैलाइड उससे वीक, एंटीमनी वाला उससे वीक। लेकिन यदि आपका एलिमेंट सेम है और हैलाइड हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेटा सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा उसका बढ़ेगी, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तक खींचेगा, तो लोन पेयर लेने की इच्छा भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी, सेंट्रेट उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए फॉस्फोरस से 3 फ्लोरीन ले रखा है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने क्या किया, इसने फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना दिया है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो बाहर से लोन पेयर लेने की इच्छा इसकी ज़्यादा होगी। क्लोरीन एज कम्पेयर टू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पी है, क्लोरीन एज कम्पेयर टू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर लोन पे लेने की इच्छा इससे थोड़ा कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, तो यह मोस्ट एसिडिक, उससे कम एसिडिक, उससे कम, उससे कम एसिडिक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, PCl3 मोर एसिडिक, ग्रुप में पर घट रहा है, लिखा हुआ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उस कॉन्सेप्ट से ये वाला है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, उस कॉन्सेप्ट से ये वाला है, कॉपी कर लीजिए। फिर बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो इसी बात करते हैं हम बॉन्ड एंगल की। इधर कॉपी हो गया बेटा सेट का। तो आपको इसके जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, वेरिएशन है, उसकी केमिस्ट्री और उसका ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंड पर क्वेश्चन पी ब्लॉक में बहुत आते हैं। तो आपको यदि उसकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व, केमिस्ट्री ध्यान रहेगी, मान लिया ट्रेंड भूल भी जाते हैं बेटा, तो आपको यदि उसकी बिहाइंड केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो याद है, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप क्वेश्चन वहाँ कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है उसे ध्यान रखिए, तो ट्रेंड आपको अपने आप ध्यान रहेगा। अगला देखिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल decreases as electronegativity of X in PF3 increases। तो PF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, PCl3 का उससे ज़्यादा, PbR3 का उससे ज़्यादा, और PI3 का सबसे ज़्यादा। देखिए बेटा इसका 97 डिग्री, इसका 100 डिग्री, इसका 101 डिग्री, इसका 102 डिग्री। क्या कहना चाह रहा भाई ये कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा। अब सिंपली हम आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेंगे, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा देखिए ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो बॉन्डिंग भाई लोन पेयर तो दोनों के पास है, कोफैक्टर तो कॉमन हो गया। लेकिन क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ था वो क्या हो गया, थोड़ा ऊपर की ओर खिसका। और जब हम ब्रोमाइड की बात करेंगे, इसके Br, बहुत ध्यान समझिए बेटा, तो ये थोड़ा और ऊपर खिसका। तो देखिए यदि भाई लोन पेयर फैक्टर कॉमन है तीनों में, तो बॉन्ड पेयर ही इफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल को। देखिए बेटा यहाँ पर बॉन्ड पेयर परसेंट कम होगा, बेटा देखिए दूर दूर है भाई, इसको मार्कर से समझिए भाई, ये आपको इसका बॉन्ड एंगल निकालना है। बेटा जब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है PF3 के केस में, तो देखिए दूरी ज़्यादा तो रिपल्सन कम होगा, जब यहाँ पर आ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, यहाँ पर होगा तो रिपल्सन और बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। कॉपी कर लीजिए। अब मुझे तक कुछ समझ में आ गई, फिगर बनाने से क्या होता है आप थोड़ी चीज समझ लेते हैं। कॉपी कर ली, इधर कॉपी हो गया। अब नोटिस करेंगे पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड होता है, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है 4 है, तो 4 से वो एक्सटेंड कर सकता नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने की वजह से नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स फॉर्म नहीं करता। यह तो ये बात हो गई। पूछे कि आपसे क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन का पेंटाफ्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, पेंटाआयोडाइड नहीं फॉर्म होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू absence of vacant d orbital, due to absence of vacant d orbital। हम लोग पढ़ेंगे बेटा पेंटा हैलाइड्स, क्या पढ़ेंगे, पेंटा हैलाइड्स। तो देखिए फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ बेटा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा पेंटा हैलाइड, क्योंकि फॉस्फोरस का पेंटा होता है, बिस्मथ में क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। उसकी कौन सा हैलाइड नोन है, पेंटा में उसका सिर्फ फ्लोराइड नोन है। तो इसको मैं हटा दूं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर पेंटा हैलाइड। हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा उसका, sp3d। शेप क्या होता है, शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ओके, क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, किसके पास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के पास। इसलिए अपनी वैलेंसी को 5 एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। बिस्मथ क्यों नहीं बनाता बेटा, क्योंकि बिस्मथ में ग्रुप नीचे आने में क्या होता है, वैलेंसी 2 कम हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसका पेंटाफ्लोराइड नोन है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी कोई हैलाइड नोन नहीं है। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ध्यान रखना है आपको, वही PF5, PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता, PF5 भी नहीं होता। PF5 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, रीजन सेम है, हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज, क्यों नहीं होता, बिकॉज द PF bond is stronger than, because PF bond is stronger than PO कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि PF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है PO बॉन्ड से, इसीलिए PF बॉन्ड टूटकर PO बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए PF5 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अगला पॉइंट देखिए बेटा, PCl5 is not very stable, क्यों बेटा, ड्यू टू इट्स अनसिमेट्रिकल शेप। इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल बेटा क्या होता है, इसमें ट्रायंगल बाइपिरामिड में 90 और 120 होता है। It decompose to give, कैसा होता है PCl5 का डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोज होता है PCl3 और Cl2 में। अगला पॉइंट ध्यान रखिए, सबसे पॉइंट ध्यान रखने बेटा, सॉलिड
PCl5 इज एन आयनिक कंपाउंड। बहुत ध्यान देने वाला बेटा, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है आयनिक कंपाउंड, कंसिस्ट ऑफ PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। और अगला पॉइंट है सॉलिड PbR5 exist as PbR4 प्लस और Br माइनस। ओके बेटा, कॉपी कर लिए बेटा। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमको पढ़ना क्या क्या बचा है इसमें, हमने बेटा पढ़ लिया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ दिया, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का या नाइट्रोजन फैमिली का, हाइड्राइड्स के पढ़ लिए पूरे कि ट्राई हाइड्राइड जो होते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, प्रोड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या ऑर्डर है, फिर ट्राई हैलाइड्स पढ़े, फिर पेंटा हैलाइड पढ़ा। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका, ये आपका जो नाइट्रोजन ग्रुप का है यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इनके ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स वगैरह डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।